नहीं सिस्टमेटिकली कि पहले मैटर को जनरल डिस्कस करा, फिर मैटर के टाइप्स पे आ गए, प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म, फिर इम्प्योर फॉर्म जो कि थोड़ा सा था वो डिस्कस करा, फिर हम प्योर फॉर्म पे आ गए, कंपाउंड तक पहुंच गए। अब ये चैप्टर है कि कंपाउंड जो बनता है वो कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उस कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज भी होंगे ना। तो इसमें पहला पार्ट जो क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो बहुत सारे लॉज को मिला के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ दे रखे हैं, सारे नहीं, यहाँ से 2 ही दे रखे हैं। तो पहले क्या था, लॉ ऑफ, ये क्यों दिया पहले कि भाई जब कंबाइन करोगे तो मास में फर्क नहीं पड़ेगा, कंबाइन करोगे तो मास में फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हमारे फैमिली में, हमारे घरों के अंदर लेडीज ज्यादा जानती है कि भाई हम कोई खाना कुछ चीज बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम दूध की कोई चीज बना रहे हैं, तो हम उसमें कहते हैं इसमें इतना दूध है, इतनी चीनी डालेंगे, इतना इसके अंदर खोया डालेंगे, तो उनको पहले से अंदाजा होता है ये बन के इतना बन जाएगा, ये मिलने के बाद जब तैयार होगा तो इतना बन जाएगा। थोड़ा बहुत एरोप्लेट हो जाता है तो ये अंदाजा होता है कि इतना बनना चाहिए। इसलिए मैं खाती गाँव में जो खाना बनता है उसमें क्या करते हैं, मैं इतने आदमी आएंगे तो कितना खाना चाहिए, तो अब वो जो खाना बनाते हैं वो ये नहीं कि भाई अगर बनाओ तो भाई 5 आइटम है तो वो हर आइटम का तो अंदाजा लगाते हैं इतना इतना इतना, तो कितना आइटम एक आदमी खाएगा। मिसाल के तौर पर 500 आदमी है तो 500 आदमी सारे के सारे बिरयानी थोड़ी खाएंगे, उन्हें कुछ रोटी भी खाएंगे, कुछ चाट पकौड़ी भी खाएंगे, तो वो भी तो पेट में जा रहेगा। तो वो कंसीडर करके फिर बजट बनता है कि हमें खाना बिरयानी इतनी पकानी है। हर आदमी अगर शादी ब्याह में अगर ये सोच ले कि भाई 500 आदमियों की टोटल बिरयानी कितनी होगी, खाली बिरयानी, 500 आदमी की रोटी कितनी होगी, खाली रोटी और खाली बिरयानी हो, 500 आदमी की चाट पकौड़ी कितनी होगी, तो वो अगर बना के तैयार कर देंगे तो पता चलेगा बहुत सारा खाने के बाद क्या हो गया, बच गया, वेस्ट हो गया। जो उनको भी तो कंसिडर करना है। तो इसलिए केमिकल कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो पहली चीज है कि भाई जो मास है वो नहीं डिस्ट्रॉय होता, बशर्ते कि वो हम क्लोज कंटेनर में कर रहे हो। ओपन कंटेनर में खाने की मैंने मिसाल दी, वहाँ थोड़ा बहुत कम भी हो जाए गैस की शक्ल में तो उससे कोई फर्क, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप 5 किलो बिरयानी पका रहे हैं, 5 की जगह वो 4.5 लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो सेकंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके 3 नाम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दूसरा नाम है इसका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और तीसरा नाम है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ, तीनों की मीनिंग सेम है। कांस्टेंट के बारे में कोई डेफिनेट उसी टर्म्स में आता है कि भाई ये चीजें कंबाइन कर रहे हैं तो गिवन कंपाउंड जो है उसको जब आप कंबाइन करके बनाएंगे तो इन्हें कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ ले, कहीं से कुछ ले लिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है ना। अब आपने कहा यार हम तो क्या नाम है अमेरिका में है तो हम तो गोल्ड को यूज करेंगे, गोल्ड बड़ा सस्ता है, गोल्ड और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनाएंगे तो बनेगा नहीं। तो लॉ है कि गिवन कंपाउंड जो है वो सेम एलिमेंट से बनता है हर दफा। कंपाउंड गिवन का मतलब है हमने कंपाउंड फिक्स कर रखा है। अगर आप सारे कंपाउंड को एक साथ लेंगे तो लाखों कंपाउंड है, करोड़ों बल्कि, तो हर कंपाउंड की कंपोजिशन अलग है, एलिमेंट अलग है, रेशियो अलग है। लेकिन एक गिवन कंपाउंड का मतलब एक बार में एक कंपाउंड को हम सोच रहे हैं, मैं वाटर को सोच रहा हूँ, आप कार्बन डाइऑक्साइड को सोच रहे हैं, आप शुगर को सोच रहे हैं कि शुगर भी एक कंपाउंड है। आप समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहा? आप एल्कोहल के बारे में सोच रहे हैं कि एल्कोहल भी एक कंपाउंड है। एक बात मैं एक अपने कंपाउंड के बारे में सोच रहा हूँ, अपने कंपाउंड के बारे में, वो जिस कंपाउंड के बारे में भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में लॉ ये कहता है कि गिवन कंपाउंड फ्रॉम गिवन कंपाउंड कहते हैं, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म बाय सेम एलिमेंट, बाय सेम एलिमेंट। आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसके लिए कार्बन और ऑक्सीजन ही लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि कार्बन नहीं है सल्फर है तो सल्फर ले लो, चलो थोड़ी सी स्मेल ज्यादा होगी कोई बात नहीं। ये वो नहीं है, घर शादी ब्याह का फंक्शन नहीं है कि मटन नहीं है तो चिकन ले लो, यही बात समझ में। तो गिवन कंपाउंड उसी एलिमेंट से बनेगा, पहला रूल। मिसाल के तौर पर शुगर के बनाने के लिए जो एलिमेंट हमें चाहिए वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तीनों से जो क्या कंपोजिशन है कैसे बनता है वो अलग चीज है।
कि वो तीनों मिल के, वो कुदरती तौर पे प्लांट्स के अंदर मिल के बन रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम उसको अपनी मशीनों के जरिए बनाना चाहें तब भी यही एलिमेंट लेने पड़ेंगे। हम चाहे कोई और एलिमेंट लेके शुगर बना दें तो नहीं बनेगा। गिवन कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म बाय गिवन वर्ड जो यूज कर रहे हैं आपके उसमें कंपाउंड लिखा है, कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म। हमने वर्ड कौन सा यूज करा है? गिवन। क्यों यूज करा है? कि एक वर्ड में एक ही कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं जिस कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ आप भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट मैं यूज करूंगा वही एलिमेंट आपको भी यूज करने पड़ेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, आप सोच रहे हो वाटर के बारे में, तो मुझे एलिमेंट चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन, और आपको एलिमेंट चाहिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड, अच्छा अब सुनो ध्यान से, कंपाउंड से मिलकर भी नए कंपाउंड बन जाते हैं यहाँ पर। समझ में आई बात नहीं आई? अब वो जो कंपाउंड से मिलकर नया कंपाउंड बने, तो उस कंपाउंड के एलिमेंट वही लेंगे, चाहे वो डायरेक्ट एलिमेंट से बनाओ और चाहे कंपाउंड से कंपाउंड बनाओ। मिसाल के तौर पे आप सिल्वर क्लोराइड बनाना चाहते हैं, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर के प्रेसिडेंट होते हैं। आप चाहे केमिकल रिएक्शन से बनाएं कि सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करा दी, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। कंपाउंड से कंपाउंड मिलाया, नया कंपाउंड बन गया। अगर आप डायरेक्ट एलिमेंट से भी बनाएंगे, खाली एलिमेंट को यूज करके, तब भी आपको सिल्वर और क्लोरीन चाहिए होगा, क्लोराइड क्लोरीन से बना। आप चाहो क्लोरीन की जगह कोई और सा कंपाउंड ले लो तो सिल्वर क्लोराइड नहीं बनेगा, कोई नई चीज बन जाएगी। क्या होगी डिपेंड करता है आपने क्या किया। तो चाहे कंपाउंड से कंपाउंड बने, जब कंपाउंड एलिमेंट से बने, वो गिवन कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहा हूं कैसे भी बने, वो जब भी बनेगा जो ऑलरेडी मौजूद है उसके एलिमेंट हमेशा सेम होंगे। गिवन कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म बाय सेम एलिमेंट, ऑलवेज। अभी लॉ खत्म नहीं हुआ, ये फिक्स हो गया ना, एलिमेंट फिक्स हो गए, इसलिए से कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अभी आगे चल रहे हैं। एंड दीज एलिमेंट विल ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म दैट कंपाउंड। दीज एलिमेंट विल ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यानी जो एलिमेंट आपने फिक्स कर दिए, अब आप बनाना चाहते हैं जो कंपाउंड, उनकी जो रेशियो होगी वो भी फिक्स होगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की, दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो रेशियो 3:8 होनी चाहिए, रट लो ये बात, आगे एग्जांपल में भी काम आएगी। क्या होनी चाहिए? 3:8 बाय मास। अगर आपने 3:4, वहां भी एक तो याद रखिए हमारी मर्जी से नहीं होता। कई कंपाउंड के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कई रेशियो में अलग अलग कंबाइन करते हैं, यानी उनकी एक रेशियो उन्हीं एलिमेंट्स की एक जगह कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है, तीसरी जगह कुछ और। सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन वो तीनों जगह जो रेशियो बदली है वो कंपाउंड भी बदल जाएगा, कंपाउंड भी बदल जाएगा। एलिमेंट सेम है, रेशियो बदल गई, कंपाउंड भी बदल जाएगा। अगर वो गिवन कंपाउंड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बनाना है तो रेशियो वही रखेंगे जो पहली दफा रखी थी। अगर पहली दफा रेशियो 3:8 थी, दोबारा बनाएंगे तब भी 3:8 ही रेशियो चाहिए होगी, दोबारा बनाएंगे तब भी 3:8 रेशियो लेंगे। हम चाहे रेशियो बदल के बना लें, ऐसा नहीं हो कि नई चीज बन जाएगी। और वो गिवन जिसको हम कह रहे हैं, जो हमने जिसको सोच रखा है, वो नहीं बनेगा। तो दो चीजें फिक्स होंगी, एलिमेंट फिक्स होगा और उनकी जो रेशियो है एलिमेंट्स की बाय मास वो भी फिक्स है। ये एक रूल है, इसलिए इसको लॉ ऑफ क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन। तो क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म बाय सेम एलिमेंट, दिस एलिमेंट ऑलवेज कंबाइन, हमेशा कभी नहीं होगा कि बदल जाए, दिस एलिमेंट विल ऑलवेज कंबाइन in a same ratio, in a same fixed ratio to form, same fixed ratio to form what? To form that given compound. रेशियो तो बदल सकती है लेकिन वो गिवन कंपाउंड नहीं बनेगा रेशियो बदलने में। जिस एलिमेंट में आपको कार्बन और ऑक्सीजन है, आपको ये कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन द सेम रेशियो, तो गलत स्टेटमेंट है। Carbon and oxygen combined in the ratio 3:8 also, in the ratio 3:4 also. हाँ ये रेशियो हमारा पॉइंट गलत हो गया। फिर हम इसमें ये ऐड कर दें टू फॉर्म दैट गिवन कंपाउंड, तो वहाँ रेशियो हमेशा सेम होगी। This element always combined in a same fixed ratio to form
दैट गिवन कंपाउंड जिसके बात कर रहे हैं, टू फॉर्म द गिवन कंपाउंड। Therefore this law is called law of constant proportion और definite proportion, क्योंकि इसमें एलिमेंट भी कांस्टेंट होगा किसी गिवन कंपाउंड के लिए और उनकी रेशियो भी कांस्टेंट होगी। अच्छा, इसको और तरह से भी कर सकते हैं, इन ए गिवन कंपाउंड सेम एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट। मिसाल के तौर पे आप वाटर लें, आप वाटर चाहे अमेरिका से लें, चाहे जापान से मंगाएं, चाहे फ्रांस से मंगाएं, चाहे हिंदुस्तान के गंगा जल लें, पानी है वो प्योर है। हम मिक्सर की बात नहीं कर रहे, जब वाटर की बात कर रहे हैं प्योर वाटर। जब हम किसी कंपाउंड का नाम लेते तो उसका मतलब प्योर की बात कर रहे हैं। आपको ये प्योर तो मिलता नहीं, ना मिले, हम तो प्योर की बात कर रहे हैं जब हम उसका नाम ले दिया। तो पानी आप कहीं भी दुनिया की किसी कॉलेज में चले आए, कहीं पानी आप लेंगे, जब उसको आप ब्रेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट निकलेंगे, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। A given compound always formed by contain same element, formed by same element, and the ratio of these elements is always fixed, constant by ratio। देखो रेशियो बाई मास को कह रहे हैं, क्योंकि उस वाले में जब तक हम डिटेल में नहीं गए थे, मास से नापना आसान था, क्योंकि मास आपको नजर आ रहा है। आपने 3 ग्राम कार्बन ले ली और 8 ग्राम ऑक्सीजन का मास नाप लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, 1 किलो टेस्ट ट्यूब में उसका वेट नापा, उसमें उसके वेट के अंदर ऑक्सीजन बढ़नी शुरू की, और जब उसका मान लो उसका वेट जो था वो 10 ग्राम था, अब वो 18 ग्राम हो गया, इसका मतलब 10 ग्राम तो टेस्ट ट्यूब का उसका वजन आ गया जो कंटेनर था, और 8 ग्राम उसमें ऑक्सीजन आ गया। आप एयर में तो वजन होते हैं ना, खाली गुब्बारा का वेट लीजिए, गुब्बारे में हवा भर के वेट लीजिए, गुब्बारे हवा भरेंगे देखने में हल्का लगेगा जो वो फैल गया, लेकिन जब उसका वेट लेंगे तो वो ज्यादा निकलेगा। क्यों? तो पहला जो खाली गुब्बारा था उसमें खाली गुब्बारा था, बैलून था, जब उसने हवा भर दी तो उसमें बैलून के साथ हवा का वेट भी आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो क्या है, जब आपको बताया कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट and these elements always combine, always present in, so already present in a fixed ratio by mass। तो by mass क्यों कह रहे हैं, बात समझ में आ गई कि वो ज्यादा आसान था आज से 100 साल पहले मास के जरिए पता लगा रेशियो क्या है। अब तो हम एटम्स की रेशियो भी निकाल सकते हैं कि भाई रेशियो भी उनकी एटम्स की भी फिक्स होगी, लेकिन बात हम मास की कर रहे हैं क्योंकि इट इज इजियर, नॉट ओनली टू इजियर, जिसको नापना भी आसान है। अब आपसे कहूंगी जी इसमें एटम्स की रेशियो फिक्स है, तो एटम्स तो नजर ही नहीं आते, समझ में आई बात नहीं आई है, तो उनको आप कैसे नापेंगे? बात सही है, आपकी एटम की रेशियो फिक्स होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स की रेशियो 1:2 होगी। कार्बन का 1 CO2 बोलते हैं, तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम 1:2 की फॉर्म में रेशियो होगी, लेकिन हम देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, जबकि वो हमेशा फिक्स होगी। हम बात कर रहे हैं उसकी, हम फिजिक्स क्या उसको प्रैक्टिकली शो भी कर सके, जिसने मास शो कर दिया कि रिएक्शन से पहले भी जो मास था, रिएक्शन के बाद भी वही मास है। पॉइंट क्लियर हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आ गया। अब इन लॉज को सामने रख के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट था, हालांकि उसके सारे पॉइंट बाद में गलत साबित हुए, लेकिन साइंटिस्ट का गलत साबित होने से उसको डिस्क्रेडिट नहीं जाता। एक बात सामने रख दी गई, उससे लोगों को सोचने का मौका मिला। गलत रास्ते पे सोच रहे थे, जब वो उस रास्ते पे सोचा, उन्होंने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, पता चला कि तो गलत है, तो वहीं से गलती से तो वो आगे सही रास्ते पे आए। जब स्टार्ट ही नहीं होता तो आपको 3rd फ्लोर पे जाना है, तो बिना 1st फ्लोर के ऐसे जाओगे? आपको 3rd फ्लोर पे जाना है तो पहले 1st पे जाओगे, फिर 2nd पे जाओगे, तभी तो 3rd पे पहुंचोगे। तो जो जितने भी साइंसदान जिनके लॉज बाद में गलत साबित हुए, उनको क्रेडिट इसलिए जाता है कि उन्होंने एक बात सामने रखी, उससे पहले वो बात किसी ने सामने और रखी थी, वो ऑलरेडी बात करी थी, लिख के नहीं करी थी। डाल्टन ने लिख के बात करी, इसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। एटॉमिक थ्योरी इसलिए कहते हैं उसने एटम के बारे में बहुत सी बातें बताई जो शायद उससे पहले भी लोग जानते थे, लेकिन हमारे पास वो पहुंचा आज की साइंस में, यूरोप से आई है किताब में हमारा सारा लोग वो है कि उसने जो बात यूरोप के सामने रखी वो डाल्टन ने लिखित फॉर्म में रखी। डाल्टन की वो सारे पॉइंट्स जिनका ताल्लुक एटम से था, उसको क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मैं आपको पढ़ने की बात बताता हूँ, मैंने एटम की डेफिनेशन अभी तक नहीं समझ में आई बात नहीं। तो
अब आप जी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में पहला पॉइंट क्या था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा मैटर की जगह क्या नाम है, हमने क्या कहा, ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम। आपको पता है एलिमेंट को कंपाउंड है, कंपाउंड जो बनते हैं शुगर है। अब शुगर के जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल शुगर कहलाता है, क्या कहलाता है वो, मॉलिक्यूल। अगर उस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो शुगर नहीं रहेगी, एटम तो रहेंगे लेकिन अब वो ब्रेक होकर शुगर नहीं रहेगी, वो एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे या कोई चीज बन जाएगी। तो बेसिकली ऑल एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एटम्स। स्मॉल पार्टिकल क्या है वो, वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अभी एटम वर्ड क्यों आया भाई, क्योंकि वहां पे एटम कहां से आ गया, कोई जमाने में एटम बम बना भी नहीं था, उससे सोचोगे भाई एटम बम बहुत लिमिट होगी तोड़ने की। हाउ नो वी कैन ब्रेक इट। चौक है कि 2 पीस कर दिए, 2 के 2 आधा पीस ले लिया, उसके भी 2 कर दिए, 1/4 ले लिया, 1/4 के भी 2 कर दिए, 1/8 हो गया, फिर उसके 2 कर दिए, तो आप तोड़ते जाएंगे, आपको नजर आ रहा है वो। लेकिन ये तो सोचेंगे क्या हम 100% तोड़ सकते हैं, जब तक नजर आ रहा है, जब तक तोड़ सकते हैं, नजर आना बन रहा है, टूटा बन जाएगा क्या। आप माइक्रोस्कोप लेके बैठेंगे, वो भी नजर आने लगेगा, फिर उसको और तोड़ दो। तो हाउ लॉन्ग वी कैन ब्रेक। तो साइंटिस्ट ने सोचा, उस जमाने और भी साइंटिस्ट थे, हमारे हिंदुस्तान में भी ये चीज, ये थ्योरी चली थी, हिंदुस्तान के नाम से भी है परमाणु, उसको कहा गया क्या, परमाणु। हमारे साइंसदान भी बहुत इंटेलिजेंट थे, इंडियन साइंस। तो वो जो ये जो लफ्ज था, एक स्टेज आएगी टूटना बंद हो जाएगा। हमें क्यों टूटना बंद क्यों हो जाएगा, कहते हैं कि इनफाइनाइट थोड़ी होता है, हमेशा टूटता रहेगा। अगर हम चीज टूटते रहे तो फिनिश हो जाएगी, नहीं फिनिश तो होगी नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। समझ में आया, तो कहीं ना कहीं टूटना क्या होगा, टूट जाएगा। ग्रीक लैंग्वेज में जो चीज टूटना ना टूटे उसको एटोमियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, which cannot be broken down, एटोमियो। तो वहां से लिया कि भाई ये अब उस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि अब ये एटोमियो की फॉर्म में आ जाएगा, यानी और आगे ब्रेक नहीं होगा। तो वहां से वर्ड लिया एटम, यानी अब ये एटम है, इसका मतलब और आगे ब्रेक नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या था, ऑल सब मैटर ब्रेकिंग अप एलिमेंट लिखेंगे आर मेड ऑफ क्या, स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम। सारे जितने भी दुनिया में चीजें पाई जाती हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बनी है, जिनको हम क्या बोलते हैं, टाइनी पार्टिकल को एटम कहते हैं। अब टाइनी तो मेरे लिए पूछे, किसी के लिए पूछे, तो इसको आगे एक्सप्लेन करो। तो देखो एटम क्या है, एटम इज इनडिविजिबल। दूसरा पॉइंट, अब ये याद देंगे, कहीं पे पॉइंट में 6 पॉइंट रखेंगे, कहीं 8 होंगे, कहीं 10 होंगे, इन पॉइंट को ब्रेक कर दो 10 पॉइंट बन जाएंगे। तो एटम इज व्हाट, इज इनडिविजिबल। ये सारा आगे एटम नजर नहीं आ रहा, लेकिन सोच के साथ है कि भाई इनडिविजिबल कहने नहीं तो आगे कितना बनूंगा। एटम इज इनडिविजिबल एंड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना ये ना क्रिएट हो सकता है, अगर क्रिएट होता तो मास दुनिया का बढ़ता जाता, और डिस्ट्रॉय होता तो मास आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता। इस दुनिया का ओवरऑल मास है वो उतना ही है जितना है, तो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। एटम इज इनडिविजिबल एंड इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आप सेकंड पॉइंट कर सकते हैं, दोनों को एक ही पॉइंट में मिल जाता है। तीसरा पॉइंट जो होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, इसके ऊपर एक बात बहुत दिन तक आगे कुछ थ्योरीज चली, जो बहुत दिन तक लोगों को उससे फायदा भी हुआ और बहुत बाद में जाके गलत साबित हुई। वो ये सोचने वाले की गई कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, गोल्ड के एटम है, उनके बारे में ऐसे एक एलिमेंट के एटम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक जैसे बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अब गोल्ड का एटम कहीं से भी लोगे, उसका मास भी वही होगा जो है, अमेरिका से गोल्ड लो, चाइना से लो, या क्या नाम है जापान से लो, उन सारे आइटम जो होंगे सबके वो आइडेंटिकल होंगे, मास उनका सेम होगा, मास उनका आने के बाद गलत साबित होगा। आगे देखिए आप पढ़ेंगे इसी अगले चैप्टर में कि सेम एलिमेंट के एटम्स जिनके मास अलग अलग हो सकते हैं, मास अलग हो सकते हैं। इसी चैप्टर में, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे उसको आइसोटॉप बोलते हैं, जो कार्बन के 3 तरह के एटम होते हैं। एग्जाम्पल इजी में
बात समझ में आ गई ना? ये इसलिए ऊपर नहीं माना कि आइडेंटिकल होते हैं एटम, सेम एलिमेंट के एटम का मास क्या होता है, दे आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ दो प्रॉपर्टीज में, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मास एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल, जैसे कि अमेरिका से लाए हुए गोल्ड की कुछ और प्रॉपर्टी और जापान से लाए हुए गोल्ड की कुछ और प्रॉपर्टी। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब यहाँ उसने सोचा कि भाई एक एलिमेंट सिल्वर एक गोल्ड है, इनमें कुछ डिफरेंस तो होगा। तो उनकी सोच ये थी कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है वो उनके एटम के मास की वजह से आता है। बेसिक मास है, जब तक उनका मास सेम है प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। मास बढ़ जाएगा तो डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो है ही डिफरेंट। तो अंडरस्टूडेंट भी दिया अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो इनके एटम का मास भी डिफरेंट होगा। उसमें लॉ बना दिया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कितने पॉइंट हो गए? चार। ये सारे एलिमेंट या सारे मेटल कहां से बने? स्मॉल पार्टिकल से बने, जिनको एटम कहते हैं। नाम आ गया एटम। दूसरा पॉइंट क्या था कि एटम जिंदगी के लिए डिवाइड नहीं हो सकता। अरे हम जानते हैं एटम को डिवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पार्टिकल के लिए। अब तो और बहुत सारे पार्टिकल मिले और एटम की प्रिजर्व क्रिएटेड और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया। अब कोई मुझे चार्ज कमी चोरी का कौन सा पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इंडिकेट करता है? ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल in terms of दो बातें, in terms of what, mass and properties। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, तो इसमें उनका मास भी डिफरेंट होगा, हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कितने हो गए? चार पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट था कि एटम ऑलवेज कंबाइन इन स्मॉल नंबर, होल नंबर रेशियो। एटम ऑलवेज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड। और डाल्टन ने उसको नाम दिया कंपाउंड एटम। ये सिंगल एलिमेंट के नाम एटम को एलिमेंट एटम कहा, और जब दो एलिमेंट मिलकर एक नया कंपाउंड बन गया तो कंपाउंड को जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसे क्या कहा? कंपाउंड एटम। बाद में उसका नाम बदला गया, क्या कहा गया उसे? मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। ये पॉइंट भी गलत साबित हुआ। ये रेशियो जो है वो स्मॉल होल नंबर रेशियो किसे कहते हैं? मैथ्स में आप समझ लीजिए। छोटे नंबरों के जो रेशियो होते हैं 6:7, 8:9, 2:3, 1:4, कॉन्टिन्यूअस नहीं, जरूरी नहीं 1:5, ये भी स्मॉल नंबर है। उनके बीच में डिफरेंस हो सकता है। स्मॉल होल नंबर रेशियो क्या नहीं है? 1001:1002 है तो कॉन्टिन्यूअस नंबर, लेकिन ये स्मॉल नंबर नहीं है, जिसको हम सिंपल रेशियो नहीं कहते। सिंपल रेशियो में हमेशा छोटे नंबर आते हैं। ये बात सर बाद में साबित होगी कि ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें रेशियो स्मॉल होल नंबर में नहीं। तो क्या था तीसरा पॉइंट? कंबाइन इन द स्मॉल होल नंबर रेशियो। समझ में आया? क्योंकि एटम डिवाइड तो हो नहीं सकता, और जितने भी कंबाइन कर रहे हैं ए के और बी के, तो ए के भी पूरे पूरे होंगे और बी के भी पूरे पूरे होंगे। ये तो नहीं ए का आधा एटम कंबाइन कर रहा है, बी का 3/4 कंबाइन कर रहा है, तो टूट तो सकते नहीं। जहां ये दिमाग में आ गया कि एटम ए का आधा एटम कंबाइन कर रहा है और बी का 3/4 कंबाइन कर रहा है, तो टूट रहा है। ये तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्या था? वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो जितना जब भी कंबाइन करेगा वो चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, होंगे स्मॉल नंबर में, होल नंबर में होंगे, क्योंकि पूरा पूरा एटम कंबाइन कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या था? वो डिवाइड नहीं हो सकता। और ये चौथी लास्ट पॉइंट जो है लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रमोशन का था कि भाई एटम्स द रिलेटिव नंबर एंड एलिमेंट्स दे कंबाइन इन a fixed ratio। मतलब number of the type of atom and the ratio of the atom in a given compound is always constant। जो अब ये law of constant और क्वेश्चन पढ़ा, type of atom and ratio of the atom in a given compound is always fixed, is always fixed। तो ये 6 बातें किसने कही हमें? इनको 6 के 8 पॉइंट भी बन सकते हैं। थोड़ा और 2 पॉइंट कंबाइन कर दो, 6 के 5 भी ले जाएंगे। तो इसको बेसिकली डाल्टन ने कहा, इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं। ये अलग बात है कि उसके सारे पॉइंट बहुत जल्दी गलत साबित हो गए, लेकिन इससे सोचने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। अगर ये शुरू की जो थ्योरीज होती हैं, थ्योरीज को जब वर्क करते हैं वो थ्योरीज पता चलता है गलत साबित, अगर सही हो गए ठीक है, वो लॉ बन जाती है। अगर वो गलत साबित हो गई तो उसको आपने उस पर वर्क किया ना,
अब उसको वर्क करके गलत साबित किया तो फिर आप किसी और लाइन पे पहुंचेंगे, उस पर काम करके तो पहुंचेंगे ना। जैसे मैंने आपको बताया था आपको 3rd फ्लोर पे जाना है तो आपको पहले 1st फ्लोर पे आना पड़ेगा, फिर 2nd पे जाना पड़ेगा, फिर आप 3rd पे पहुंचेंगे। तो ये स्टेजेस होती है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ गलत होती है, फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर दूसरी चीज़ लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि भाई ये कंडीशन बाकी कंडीशन में सही साबित हो रही है नहीं हो रही, फिर वो भी रिजेक्ट हो जाती है। इस तरह से कई दफ़ा रिजेक्ट करते हैं, फिर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं कि वो जो गिवन कंडीशन जिनके अंदर हम चेक कर रहे हैं उसको गलत साबित नहीं होती, फिर हम कहते हैं ये लॉ है। बात समझ में आ गई? तो डाल्टन से डोमेन थ्योरी के लॉ समझ में आ गए, आपके पॉइंट समझ में आ गए। पहला पॉइंट एटम का नाम था, दूसरा पॉइंट एटम की क्या था, एटम की क्या इंडिविजिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक आइडेंटिकल। चौथा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम में प्रॉपर्टीज में फर्क क्यों आ रहा है? क्यों प्रॉपर्टीज में इसलिए फर्क आ रहा है कि उनके मास अलग अलग है। तो सिल्वर के एटम का मास अलग है और गोल्ड के एटम का मास, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है। यानी ये बहुत ही कोई कंसेप्ट है कि मास बदलेगा तो एलिमेंट बदल जाएगा, प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। तो बहुत बाद में साबित हुआ कि मास बदलने से प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं बदल जाए, जरूरी नहीं बदल जाए। ये कार्बन के 3 एटम थे, एक का मास 12 था, एक का 13 था, एक का 14 था, तो मास बदल गया, इनकी प्रॉपर्टी नहीं बदली। तो बहुत बाद में साबित हुई। मतलब ये है कि मास बदलेगा तो एलिमेंट बदल जाएगा और प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। तो आई थिंक इट इज क्लियर। अब क्या लिखिए इसके अंदर, अब हमारी इसमें आप देखो ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पे एक लॉ है कि दो एलिमेंट है, अब ये कंबाइन मान लो एक्स वो ए और बी की रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, एलिमेंट है एक्स एंड वाई, एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन किस रेशियो में, ए इज टू बी। तो अब इनके रेशियो फिक्स है, तो एक्स अपॉन वाई जो होगा वो ए अपॉन बी के बराबर होगा। यानी अगर आप सॉरी एक्स अपॉन वाई की दो रेशियो है, सॉरी एक एक्स और वाई की रेशियो और दूसरे कंपाउंड में ए और बी है। तो अगर एक कंपाउंड सेम है तो जो रेशियो पहली जगह थी वही रेशियो दूसरी जगह भी होगी, तो जो रेशियो एक्स अपॉन वाई है वही रेशियो ये भी होगी। तो ये फॉर्मूला बन गया कि भाई कि इफ ए कंपाउंड इज मेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स, बाय यूजिंग वेरियस मेथड, तो व्हाटएवर इज द रेशियो इन फर्स्ट मेथड the same ratio we will be find in the second method, we will find in the third method। अब इन्होंने एक कंपाउंड दिया है, इन्होंने सवाल किया है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने हाइड्रोजन ली और ऑक्सीजन ली, किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, 1:8। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। समझ में आया? और आगे क्या कह रहे हैं, बाय मास है। आगे क्या कह रहे हैं, वाटर बन गया वो, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का कितना मास हो कि वो हाइड्रोजन से कंबाइन करे। तो ये रेशियो दे दी उन्होंने, लेट ऑक्सीजन मास इज x ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना दे रखा है, 3 ग्राम। तो लेट ऑक्सीजन मास इज x ग्राम इज कंबाइंड विद 3 ग्राम हाइड्रोजन। तो द रेशियो भी क्या होगी, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होगी, पहले 1:8 थी, अब नई रेशियो क्या हो जाएगी, 3/8। क्या होगी नई रेशियो, x/3। ये रेशियो क्या होगी, x/3। एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले हाइड्रोजन का मास पहले लिखा, ऑक्सीजन का बाद में लिखा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या थी, पहले वाले में क्या थी, 1/8। दूसरे वाले में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो क्या होगी, हाइड्रोजन तो 3 है, ऑक्सीजन कितनी है, x। ये दोनों रेशियो है, ये भी वाटर की रेशियो है, ये भी। और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, बोथ द रेशियोज विल बी सेम। तो इसलिए 3/x जो होगा ये 1/8 के बराबर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन। आगे बात समझ में कि किसी मेथड से हम फॉर्म बनाए, जो रेशियो एक दफा थी वही रेशियो दोबारा की होगी। तो वाटर इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8। अब वो इसी को कह रहे हैं कि ये वाटर अगर हम ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन का मास 3 कर दें, इस रेशियो में हाइड्रोजन का मास 1 है, अगर हम हाइड्रोजन का मास 3 कर दें तो ऑक्सीजन का कितना होगा, तो वो रेशियो तो वही रहेगी ना।
तो नई रेशियो क्या हो जाएगी 3/8। पुरानी रेशियो क्या थी 1/8। तो 3/8 इज इक्वल टू 1/8। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1x क्या 24। ऑक्सीजन का मास कितना निकलेगा? x ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन का मास कितना निकलेगा 24। तो आप रेशियो निकाल के कर सकते हैं। ये सवाल कई तरह से आ सकता है। तो ये कंपाउंड करना 3 मेथड से, एक जगह रेशियो ये है, दूसरी जगह रेशियो पूछ सकता है। 2 मेथड से बना, उसमें एक एलिमेंट की मास दीजिए, दूसरे का बताओ क्या होगा। तो जहां पे रेशियो दे रखी है वहां रेशियो निकाल लो, दूसरे मेथड में भी रेशियो निकाल लो और दोनों रेशियो को क्या कर दो, जो रेशियो नहीं मालूम है, जो पार्ट नहीं मालूम है रेशियो का पार्ट, उसको x मान लो और दो सेकंड रेशियो भी निकाल लो। फिर दोनों रेशियो को क्या कर दो, इक्वल कर दो, प्रोबेबिलिटी इक्वल, जो दोनों रेशियो इक्वल होगी। और उसमें लॉ का नाम देना पड़ेगा कि आप रेशियो को इक्वल क्यों कर रहे हैं। Constant proportion, which says that a given compound always formed by same element and these elements always combine in a same fixed ratio by mass.